यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपका फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया। और फर्स्ट ग्रुप में भाई साहब कैसे भी पेपर रहे हो, नाउ यू कैन नॉट चेंज इट, बट यस यू कैन चेंज द सेकेंड ग्रुप। आप सेकेंड ग्रुप को चेंज कर सकते हैं। और सेकेंड ग्रुप में सबसे बड़ा पेपर है वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। एंड उसके बाद में जीएसटी है। उसके बाद में पेपर नंबर जो 6 रहेगा वो तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेपर है कि इफ यू स्टडीड 5 पेपर तो 6 पेपर हो जाएगा, वो वाली बात है। तो गाइस, फर्स्ट ग्रुप के आपके एग्जाम अच्छे रहे होंगे। अगर थोड़ा कहीं डिफिकल्ट भी लगा है तो टेंशन मत लो। जब पेपर डिफिकल्ट होता है, पूरे इंडिया के डिफिकल्ट है। ए पेपर इज ईजी ना, तो पूरे इंडिया के ईजी है। तो डोंट टेक मोर स्ट्रेस। अगर डिफिकल्ट था, बहुत बार ग्रेस मार्किंग भी होता है और ज्यादा मार्क्स भी मिल जाते हैं, तो आप टेंशन नहीं लेना है। अब आपका फोकस होना चाहिए अगले पेपर पे, दैट इज पेपर नंबर 4, आपका डायरेक्ट टैक्स का सीए फाइनल का। अब एक चीज समझना, ये पेपर नंबर 4 जो है डायरेक्ट टैक्स, सर इस बार हमको है ना एग्जाम के लिए ज्यादा लीव नहीं है। ओनली वी आर हैविंग द 1.5 डेज। और 1.5 डेज में हम कैसे प्लान करें, क्या क्या चीजों को प्रायोरिटी दे, कैसे करें, तो मैं आपको बताऊं। मैं आपके साथ में यहाँ पे कुछ शेयर करने वाला हूं जिसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। तो गाइस मैं बताऊं, देखो, हमेशा अगर आपको सीए में फाइनल में पास होना है, एग्जामिनेशन स्कोर करना है, तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसपे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। एग्जांपल के लिए जैसे पीजीबीपी है, तो पीजीबीपी का शॉर्ट आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा और वो 14 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। एंड उसके साथ साथ में आपको एमसीक्यू में भी मिल सकता है, तो अप्रोक्स 20 मार्क्स है वो आपको टोटल इनकम के क्वेश्चन से मिल जाएंगे। तो भैया इसको आपको स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से करना है, मैंडेटरी क्वेश्चन रहता है। तो गाइस, अगर मैं प्रायोरिटी वाइज अगर बात करूं तो सबसे पहले आप एक काम करिए, आप सबसे पहले पीजीबीपी कर लीजिए। और पीजीबीपी के लिए जो आपका पहला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, दैट इज द 14 मार्क का क्वेश्चन। एंड वो क्वेश्चन आपको कंपनी का ही मिलने वाला है। मींस इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओए का नहीं आएगा, कंपनी आएगा। और कंपनी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब ध्यान रखना, वहां पे बहुत बार एग्जामिनर जो है वो आपको अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम के साथ दे सकता है। 115 बी लग रहा है, 115 बी ए भी लग रहा है, नहीं लग रहा, तो उसको ढंग से पढ़ना है, अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में पीजीबीपी में जो सेक्शंस पे आपको फोकस करना चाहिए, वन इज द 33 एबी, दैट इज टी कॉफी रबड़ वाला। उसके बाद 35 एडी, दैट इज स्पेसिफाइड बिजनेस। एंड गाइस, सेक्शन 40 क्लॉज है, सब क्लॉज 1 ए एंड सब क्लॉज 1, ये तो आएगा ही आएगा। क्या अगर ये एडजस्टमेंट, इसका एक एडजस्टमेंट रहेगा कि आपने पेमेंट किया और उसका टीडीएस नहीं काटा। अगर आप नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को करते हो, टीडीएस नहीं काटा या काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो आपका 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाता है। एंड रेजिडेंट को किया तो आपका 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हो जाता है करके, ठीक है। उसके बाद में अपन ने सेक्शन 43 बी, पता है वो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो पेमेंट बेसिस पे अलाउ होते हैं। उसमें एक एमएसएमई वाला जो अमेंडमेंट है, और एमएसएमई वाला जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, ध्यान रखना माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज लिखा हुआ है, मीडियम नहीं है यहां पे। तो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो तो वो आपको उस एक्ट में जो ड्यू डेट दे रखी है वो ड्यू डेट के अंदर अंदर करना रहेगा। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे रखे हैं अपने कॉम्पैक्ट में, 2 एग्जांपल दे रखे हैं, वो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा करके, ठीक है। उसके साथ में 43 सीबी वाली सेक्शन है, वो ध्यान देनी है। और 44 एडी, एडीए, 44 ए, ये प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन हो गया। 44 बीबीए एंड 44 बीबी, ये भी ध्यान देखना है, दैट इज एयरलाइंस वाला एंड एज वेल एज द शिपिंग वाला। उसके साथ में आप 145 ए जो है वो सेक्शन आपको आईसीडीएस में दे रखा है, वो कर लेना कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे करना है, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर वाला। एंड 145 बी है वो असेसमेंट प्रोसीजर में दे रखा है, जिसमें ये दे रखा है कि आपका एस्केलेशन क्लॉज वगैरह है या फिर आपका एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच दैट रीजनेबल सर्टेनिटी इज अचीव्ड, या गवर्नमेंट ग्रांट इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड और अक्रूड विचएवर इज अर्लियर, वो वहां पे दे रखा है। अब गाइस एक चीज ध्यान रखना, आप पीजीबीपी करने के बाद में आपको वहां पे सर कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, तो पहली चीज तो मैं बता दूं, एक मैंने जो मास्टर क्वेश्चन दे रखा है ना, वो तो आपको करना ही करना है। जो मास्टर क्वेश्चन है वो आपको करना ही करना है। और उसके बाद में आप एक काम करिए, 4-5 क्वेश्चन और देख लीजिए पीजीबीपी के, अगर आपको टाइम परमिट करता है तो। अगर आपको टाइम परमिट करता है तो आप 4-5 क्वेश्चन और देख लीजिए। नहीं तो गाइस, अगर आप मास्टर क्वेश्चन करते हैं एंड मास्टर क्वेश्चन के साथ में आप जो थ्योरी एक बार रीड कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद में गाइस आप एक काम करिए, जैसे ही आपका पीजीबीपी कंप्लीट हो जाता है, आप मैट एएमटी एसईजेड ले लीजिए। और ये तीनों टॉपिक को साथ में लेना है। पहले आपको चाहिए तो आप एक काम करिए, एएमटी एसईजेड आप पहले ले लीजिए, मींस एसईजेड पहले ले लीजिए, एएमटी ले लीजिए और फिर आप मैट ले लीजिए करके, ठीक है। उसके बाद आपको पार्टनरशिप फर्म है एओपी बीओआई। अब देखो, पार्टनरशिप फर्म पे वगैरह ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ध्यान रखना रेम्यूनरेशन कितना अलाउ होता है, इंटरेस्ट कितना अलाउ होता है, वो आपको ध्यान देना है। उसके बाद में आप एओपी बीओआई कर लीजिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एओपी बीओआई में जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट है वो क्या है। अब देखो, मैक्सिमम मार्जिनल रेट को लेकर मार्केट में डिस्प्यूट चल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट वो हमेशा 42.744% रहेगा,
लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार, डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम में तो आपका, अगर कोई डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम में जा रहा है 115 बीएसी में, तो वहां तो मैक्सिमम सरचार्ज कैन बी द 25% ना। सो यहां पे आपका जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट है वो 39% रहेगा। तो ध्यान रखना एग्जाम के लिए, अगर मान लो डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम है तो आप 39% है वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट लेंगे, एमएमआर लेंगे, अदरवाइज आप 42.744% लेंगे। उसके बाद में गाइस आपका बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बहुत ही छोटे टॉपिक है, एंड मैं बताऊं इसके लिए तो आप रिवीजन लेक्चर देख के और 2 क्वेश्चन देख लोगे, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद में आपका कैपिटल गेन वाला टॉपिक, कैपिटल गेन में मुझे ये लग रहा है जेडीए वाला क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो जेडीए जो है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट 45(5)(a) वाला, इसका एक क्वेश्चन भी मैंने दे रखा है कंपाइलर में, आपको याद रहेगा मलिश्का या ऐसा कुछ का नाम है एसएससी का, उसका एक क्वेश्चन दे रखा है, प्लीज वो करके जाइएगा। उसके बाद में 45, 4 एंड 9 भी, ये तो भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम के लिए आ सकता है। एंड एक बात बताऊं, इसका क्वेश्चन मैंने कॉम्पैक्ट में दे रखा है, और वो कॉम्पैक्ट में एक प्रेम वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और वो प्रेम वाला क्वेश्चन अगर आप कर लोगे आपका काम बन जाएगा। उसके बाद टैक्सेशन ऑफ द यूलिप, टैक्सेबिलिटी ऑफ यूलिप। यूलिप के केस में क्या होता है ना, नॉर्मली यूलिप का मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर यूलिप का प्रीमियम आप 2,50,000 से ज्यादा पे कर रहे हो किसी भी ईयर में, तो उस पर्टिकुलर केस में मैच्योरिटी इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, और मैच्योरिटी जो है वो टैक्सेबल कैपिटल गेन हेड में होगा, तो ये आप ध्यान रखना। और दूसरा गाइज, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान देना, दैट इज टैक्सेबिलिटी ऑफ द एलआईपी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, देखो उसका मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1/4/2023 या उसके बाद में लिया है एंड प्रीमियम इज मोर देन 5 लाख रुपीज, ए प्रीमियम इज मोर देन 5 लाख रुपीज, देन यू नो दैट मैच्योरिटी इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट एक चीज ध्यान रखना, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, बट ध्यान रखना जो प्रीमियम अमाउंट है ना उसमें जीएसटी कंपोनेंट इंक्लूड नहीं करना। जो जीएसटी कंपोनेंट है वो आपको इंक्लूड नहीं करना है, जीएसटी कंपोनेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीमियम while checking that 5 लाख रुपीस का लिमिट as well as while calculating the taxable income। तो जब आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो भी आपको जीएसटी कंपोनेंट को इग्नोर करना है करके, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 50AA एक नया सेक्शन था जिसमें अमेंडमेंट था, वो आप देख लेना एक बार। 50B स्लम सेल वाला, और देखो एग्जेम्पशन वाली जो सेक्शन है ना उसमें आपको 54, 54F है, उन दोनों में अमेंडमेंट था, वो 10 करोड़ का लिमिट हो गया है। पता है कि मैक्सिमम आप जो नया घर खरीद रहे हैं वो 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, अगर 10 करोड़ से ज्यादा का है तो 10 करोड़ तक ही उसकी कॉस्ट ली जाएगी, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी मैंने कंपाइलर में दिया हुआ है, नॉट कंपाइलर तो कॉम्पैक्ट में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, वो अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आप कैपिटल गेन है ये पार्ट कंप्लीट करिए। देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ज्यादा टाइम नहीं देना, एक तो गिफ्ट वाली सेक्शन है वो पढ़ लो, उसके बाद जो डिविडेंड वाली जो सेक्शन है उसमें 222E वाला जो पार्ट है वो देख लो एक बार, और उसके बाद में सेक्शन 80M देख लो, दैट इज इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड वाला। अब ध्यान रखना डिविडेंड के केस में कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता, सिर्फ खर्चे के नाम पे इंटरेस्ट अलाउ होता है, दैट शुड बी अप टू 20% ऑफ योर डिविडेंड इनकम। जो आपका डिविडेंड का इनकम रहेगा उसके 20% से ज्यादा का खर्चा नहीं हो सकता, वो भी इंटरेस्ट का। उसके बाद बायबैक के कुछ रूल्स देख लीजिए आप, कि जैसे मान लो आपने बोनस शेयर इशू किया था और उसका बायबैक हो रहा है तो उसकी इशू प्राइस क्या होगी, निल। अगर आपने राइट शेयर किया था तो उसकी इशू प्राइस क्या होगी, तो वहां पे कुछ मैंने एग्जांपल्स भी दे रखे हैं कॉम्पैक्ट में, तो वो एग्जांपल्स के साथ में आप बायबैक के रूल्स देख लीजिए, लिक्विडेशन जो है वो देख लीजिए, डीमर्जर जो है वो आप एक बार रीड कर लीजिए, और डीमर्जर का एक क्वेश्चन कंपाइलर में दे रखा है वो आप कर लीजिए। अब गाइज उसके बाद में ये अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम है ना, मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि इस बार अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम से अच्छा खासा पूछा जाएगा, तो आप इसको स्किप नहीं करेंगे, पहले टॉपिक में मैंने दे रखा है। उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन में आप देखोगे तो 115BAA BAB है जो कंपनी के लिए लगती है, एंड 115BAC में अमेंडमेंट है। तो 115BAC में जो स्लैब रेट वाला जो है उसमें अमेंडमेंट है वो 3 लाख टू 6 लाख एंड ऑल, आपको पता है। तो 115BAC और 115BAC इज नाउ अ डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम, अगर कुछ नहीं बोला है तो 115BAC लेना है आपको, तो 115BAC करेंगे, एंड 115BAD भी आप कर लीजिए। 115BAD इज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन गाइस ध्यान रखना कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में आपको एक एटीपी का डिडक्शन मिलता है। तो मैंने क्या किया हुआ है, कंपाइलर में एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एटीपी को मर्ज करते हुए, एटीपी को मैंने साथ में लेते हुए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है इन द टॉपिक नंबर 1 ओनली। तो इन द टॉपिक नंबर 1 जो कंपाइलर में क्वेश्चन दे रखे हैं अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम के, वो आप सब क्वेश्चन करिएगा, ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है उसको आप देख के जाइएगा करके, ठीक है। एंड एटीपी का कॉन्सेप्ट है वो इसी के साथ में कर लीजिए, जिससे आपको क्लैरिटी बैठेगी अच्छे से करके, ठीक है। उसके बाद गाइस टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 101% लिख के रख लीजिए, 6 से 8 मार्क के करीब एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। या तो नॉर्मल ट्रस्ट का कंप्यूटेशन पूछा जाएगा, या फिर आपको जो है वो पूछा जाएगा एग्जिट टैक्स।
दोनों चीजें अच्छे से करके जाना है। तो टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट एंड एग्जिट टैक्स है वो आपको करके जाना है। देखो ट्रस्ट के क्वेश्चन में ध्यान रखना, आप सुपर 25 में एक ट्रस्ट का मैंने अच्छा क्वेश्चन दिया है जिसमें ट्रस्ट की लास्ट में इनकम बचती है वो टैक्सेबल कैसे होगी, स्लैब रेट से। और स्लैब रेट कौन सा लेना है, 115 बीएससी वाला, 115 बीएससी वाला स्लैब रेट लेना है, क्योंकि कुछ नहीं बोला है तो डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम से स्लैब रेट से इनकम है वो टैक्सेबल होगी। जो स्पेसिफाइड इनकम होती है वो 30% से टैक्सेबल होगी ट्रस्ट की। जैसे फाउंडर के लिए कुछ पैसा वगैरह यूज किया तो दैट इज द स्पेसिफाइड इनकम, अगर कुछ होती है तो दैट विल बी टैक्सेबल एज पर 30%। बट गाइस अदर जो इनकम है दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज पर द स्लैब रेट, तो वो आप ध्यान रख के करके जाना। और एग्जिट टैक्स भी आप दिख के जाओगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में गाइस टीडीएस टीसीएस को कर लीजिए। मैं बताऊं ये टॉपिक आपके एग्जाम में मिनिमम 10 से लेके 12 मार्क्स कवर करने वाला है। और टीडीएस टीसीएस को स्किप करके नहीं जाएंगे, टीसीएस को, स्पेशली टीसीएस को मैं बोल रहा हूं, देयर आर लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट इन द टीसीएस, जिसमें वो 206C वाली जो सेक्शन है उसमें आपको पता है 1G वाली जो सेक्शन है उसमें जो घूमने जाते हैं, ऐसा मैंने बोला था, एंड इंडिया के बाहर एलआरएस में पैसा भेजते, देयर आर लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट इन दोस पार्ट बिकॉज रेट चेंज हुई है इन बिटवीन द ईयर एंड ऑल, तो वो आपको अच्छे से करना है। अब आपके टीडीएस टीसीएस के ज्यादा क्वेश्चन नहीं करोगे तो चलेगा, आप थियरी पढ़ लीजिए और थियरी के बाद में आप आरटीपी एमटीपी के जितने भी क्वेश्चन है वो कर लीजिए। और मई 2024 वाला जो आरटीपी है उसमें जो पहला क्वेश्चन है केस सिनेरियो वाला, उसका वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मई 2024 का आरटीपी वीडियो आई हैव अपलोडेड ऑन द यूट्यूब, सो अगर आप वहां से देखेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तो गाइस टीडीएस टीसीएस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप देख के जाएंगे, स्किप नहीं करेंगे। उसके बाद में डीटीडबलए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में ज्यादा टाइम आपको देना नहीं है, 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए। एक तो वो वाला क्वेश्चन कर लीजिए आई थिंक जिसमें आपको पता है वो अपन एक एक्टर है, साउथ इंडियन एक्टर है, और वो साउथ इंडियन एक्टर जो है वो बाबू करके कुछ नाम है, आई थिंक उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 या ऐसा कोई क्वेश्चन है। और उसमें क्या होता है, उसको इंडिया के बाहर से इनकम होती है और इंडिया की बाहर की टैक्स रेट नहीं दे रखी, तो अपन क्या करते हैं, बाहर की टैक्स रेट कैलकुलेट करते हैं। तो वो वाला सेक्शन 91 का क्वेश्चन है वो आप करके जाइए। लेकिन गाइज मैं एक बात बताऊं, आजकल इंस्टीट्यूट है वो बड़ी शैतान हो गई है। इंस्टीट्यूट जो है शैतान मतलब बड़ी वो बोलते हैं शैतानी करती है, कि वैसे प्यार से वाला, तो बड़ी शैतानी करती है। और इंस्टीट्यूट क्या करती है पता है, आजकल आपको इनकम फॉरेन करेंसी में दे देती है, और वो फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कैसे करना है उसके लिए आपको पता है कॉम्पैक्ट में एक लास्ट टॉपिक है, और वो लास्ट टॉपिक में बता रखा है कि भैया सैलरी की इनकम कैसे कन्वर्ट होगी। तो क्या लास्ट महीने का लास्ट डेट का टीटीबीआर रहेगा, उससे सैलरी की इनकम को कन्वर्ट करिए, तो वो वाला टॉपिक भी साथ में करेंगे। तो जब आप डीटीडबलए रिवाइज कर रहे हैं तो डीटीडबलए के साथ साथ में आप जो लास्ट में 2 टॉपिक दे रखे हैं ना, एक तो तुम्हारा दे रखा है फॉरेन टैक्स क्रेडिट वाला टॉपिक, और एक आपको दे रखा है कि वो कन्वर्जन का रेट वाला। ये दोनों जो चीजें हैं वो आपको साथ में करनी है डीटीडबलए के टॉपिक के, ठीक है, स्किप नहीं करना है। अब एक और चीज समझना गाइस, यहां पे मैं अभी एक लाइन जो बोलने वाला हूं ना वो ध्यान देना, ठीक है। अगर देखो आपको फॉरेन का टैक्स रेट दे रखा है, सीधा टैक्स रेट दे रखा है, तो आपको इंडिया का टैक्स रेट और फॉरेन का टैक्स रेट है विच एवर इज लोअर है उतने का रिबेट लेना है। फॉरेन का टैक्स रेट, इंडिया का टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय डबली टैक्स्ड इनकम है उससे मल्टीप्लाई करके रिबेट लेना है। लेकिन ध्यान रखना गाइस, अगर फॉरेन का टैक्स रेट दे नहीं रखा और फॉरेन का टैक्स दे रखा है फॉरेन करेंसी में, फॉरेन का टैक्स आपको ऐसा दे रखा है कि आपने फॉरेन में टैक्स भरा, वो $1200 भरा, अगर आपको ऐसा दे रखा है फॉरेन का टैक्स दे रखा है फॉरेन करेंसी में, एंड गाइस जिस मंथ में आपने फॉरेन में टैक्स भरा ना, उस मंथ के पिछले महीने के लास्ट डेट का टीटीबीआर भी दे रखा है, क्योंकि जो फॉरेन में आप टैक्स भरते हो उसका आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए रूल 128 क्या बोलता है कि लास्ट मंथ के लास्ट डेट का टीटीबीआर ले लो। तो ये जो है ना, ये फॉरेन का टैक्स है, इसको आप कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीस में। कैसे कन्वर्ट करोगे, ये फॉरेन में जब टैक्स भरा उसके लास्ट मंथ के लास्ट डेट का टीटीबीआर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आ गया आपका फॉरेन का टैक्स इन द इंडियन करेंसी। गाइस वहां रिबेट लेते टाइम इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, 2-3 क्वेश्चन में वहां रेट का कंपैरिजन नहीं किया, फिर रेट निकाला ही नहीं कि फॉरेन का टैक्स रेट इंडिया का टैक्स रेट, ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जो फॉरेन में जितना टैक्स भरा था वो टैक्स और इंडिया में उस इनकम पे कितना टैक्स आ रहा है, उन दोनों को कंपेयर करके विच एवर इज लोअर लिया है। तो गाइस मैं अगर सिंपल सी चीज में वापस बोलूं कि देखो, अगर फॉरेन की टैक्स रेट दे रखी है, इंडिया की टैक्स रेट दे रखी है, तो लोअर लेके और डबली टैक्स इनकम से मल्टीप्लाई कर दो, वो रिबेट है। लेकिन अगर मान लो वो फॉरेन का टैक्स दे रहे हैं और फॉरेन का टैक्स फॉरेन करेंसी में दे रखा है, एंड गाइस उनको
आप उन्होंने दे रखा है कि लास्ट मंथ के लास्ट डेट का टीटीबीआर ये था, जो फॉरेन का टैक्स भरा उस मंथ के एंड पिछले महीने के लास्ट डेट का टीटीबीआर ये था, तो उसको कन्वर्ट करो और वो इंडियन करेंसी में फॉरेन का टैक्स आ जाएगा। तो अब आप रिबेट लेते टाइम कैसे लेना है, वो जितना टैक्स का अमाउंट है सीधा टैक्स का अमाउंट लो और उस इनकम पे इंडिया में कितना टैक्स आ रहा है वो टैक्स को कंपेयर करके व्हिचएवर इज लोअर ले लो। ऐसा इंस्टीट्यूट ने किया है क्योंकि रूल नंबर 128 में ऐसा बोला हुआ है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में गाइस ट्रांसफर प्राइसिंग में मैं आपको बताऊं ना, पहले तो मेथड कर लो। मेथड में आप जो है एक क्वेश्चन कर लो कप मेथड का, एक क्वेश्चन कर लो रीसेल प्राइस मेथड का, एक क्वेश्चन कर दो आपका टीएनएमएम ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड का, और एक आप कर दीजिए आपके कॉस्ट प्लस मेथड का। और कॉस्ट प्लस मेथड के क्वेश्चन तो रिपीटेड होते हैं, बहुत बार एज इट इज आ जाते हैं, मैंने देखा है लास्ट के 3-4 एग्जाम में एज इट इज रिपीटेड आते हैं। तो जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना वो मेथड वाले क्वेश्चन आप देख लीजिए। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड का क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता और नहीं आएगा। अब एक बात समझना, अब रेंज कॉन्सेप्ट, पता नहीं मुझे वापस क्यों लग रहा है कि रेंज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यू एटलीस्ट आएगा, तो रेंज कॉन्सेप्ट है वो करके जाएंगे। अप्पा जो है वो करके जाएंगे, अप्पा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और एक चीज बताऊं, अप्पा से रिलेटेड एक बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है May 24 की आरटीपी में। May 24 का जो आरटीपी है उसका जो लास्ट क्वेश्चन है ना, दैट इज द वेरी गुड क्वेश्चन, जस्ट डू दैट, ओके। एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट आप करके जाएंगे और आपका इंटरेस्ट अंडर लिमिटेशन है वो आप करके जाएंगे। अब देखो इंटरेस्ट लिमिटेशन में दैट 30% का लिमिट है ना, वो ओनली आपको क्या करना है पता है, जो एसोसिएट एंटरप्राइज को इंटरेस्ट दे रहे हैं ना उसी पे वो लिमिट लगाना है, बाकी पे नहीं लगाना। तो मैंने जो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे रखा है, आपको पता है ऑल्टरनेटिव दे रखा है कॉम्पैक्ट में, दो दे रखा है। एक तो मैंने बोला टोटल इंटरेस्ट माइनस 30% ऑफ द EBITDA, और इंटरेस्ट पेड टू एसोसिएट एंटरप्राइज व्हिचएवर इज लोअर, वो फॉलो नहीं करना, छोड़ दीजिए। क्योंकि इंस्टीट्यूट आजकल क्या करती है, बोलती है कि जो 30% का लिमिट है वो सिर्फ एसोसिएट एंटरप्राइज के इंटरेस्ट पे लगेगा। तो व्हाटएवर एसोसिएट एंटरप्राइज का इंटरेस्ट है वो EBITDA का 30% है, उतना अलाउ है, बाकी वाला डिसअलाउड है। लेकिन आउटसाइडर को जो इंटरेस्ट दे रहे हो उस पे वो लिमिट नहीं लगेगी करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में ट्रांसफर प्राइसिंग की जो पेनल्टीज है वो भी आप एक बार देख के जाइएगा। पेनल्टीज जो दे रखी है कि भैया आपने अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाया तो कितना पेनल्टी लगेगा, वो 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड ऑल। और अगर आपने सीए का ऑडिट रिपोर्ट 92E वाला नहीं लाया, 3CEB वाला, तो उसमें पेनल्टी लगता है 1 लाख रुपीज का। तो वो आप एक बार प्लीज देख के जाइएगा। उसके बाद देखो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन अगर आप करने जाओगे तो बहुत एग्जॉस्टिव टॉपिक है, बट यू शुड फोकस टू द वन इज द पोएम वाला कॉन्सेप्ट, एक आपका इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस वाला कॉन्सेप्ट, उसके साथ में वोडाफोन केस लॉ का मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, ऑरेंज लिमिटेड एंड ऑल, वो एक बार देख के जाना। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हो सकता है एग्जाम में 4-5 मार्क का क्वेश्चन कहीं पूछ ले। तो वो जो वोडाफोन वाला केस लॉ है ना, उससे रिलेटेड मैंने एक आपको क्वेश्चन दे रखा है, ऑरेंज लिमिटेड एंड ऑल, अपने कॉम्पैक्ट में, वो करके जाना। एनआरआई टैक्सेशन देख लेना, सिंपल सा है। 115A देख के जाना। 115A जो है उसमें पता है रॉयल्टी एफटीएस का रेट चेंज हो गया है। अगर इंडिया में पी नहीं है तो रॉयल्टी एफटीएस इज टैक्सेबल एट द रेट 20% करके, 20% की रेट से टैक्सेबल होगा। पहले इट वाज अ 10%, नाउ इट इज अ 20%। एंड गाइस 115AD में जो FII वाला है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनको इनकम कैसे टैक्सेबल होगी वो करके जाना। एंड नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को जो एडवर्टाइजमेंट से पैसा मिलता है या फिर उनको इंडिया में गेम में पार्टिसिपेट करते हैं उससे पैसा मिलता है, दैट इज टैक्सेबल एट द रेट 20%। अब ध्यान रखना, या उन्होंने मैगजीन या न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया, गाइस सिर्फ मैगजीन या न्यूज़पेपर लिखा हुआ है, वेबसाइट नहीं लिखा हुआ। अगर वेबसाइट वगैरह पे अगर उन्होंने आर्टिकल दिया तो फिर इस सेक्शन से टैक्सेबल नहीं होगा, फिर वो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। इक्वलाइजेशन लेवी कर लीजिए आप, सिंपल सा टॉपिक है। ब्लैक मनी एंड टैक्स ऑडिट, गाइस ये बता दो फ्री के मार्क्स है, फ्री के मार्क्स है। एंड ब्लैक मनी एंड टैक्स ऑडिट में आप है ना सिर्फ क्वेश्चंस भी करके चले जाओगे ना तो भी चलेगा, और उसी में से क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। देखो टैक्स ऑडिट में है ना वो केस सिनेरियोस दे रखे, वो नहीं करने आपको। उसके बाद में 5-6 क्वेश्चन दे रखे, वो करके चले जाओ। 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं टैक्स ऑडिट वाले, वो करके चले जाओ, और ब्लैक मनी करके चले जाओ। ब्लैक मनी फिक्स है एग्जाम में, आप लिख के ले लो, 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और टैक्स ऑडिट भी फिक्स है, आपका 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन आपको मिलेगा। यू विल इन्वेस्ट ओनली मैक्सिमम 1 आवर के अंदर अंदर ये दोनों टॉपिक हो जाएंगे, और आपको 10 मार्क के करीब एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो गाइज ये जो सेगमेंट मैंने बताया ना, इट इज अ मस्ट डू सेगमेंट, ये तो आपको करना ही करना है। ये तो आपका 5 स्टार सेगमेंट है। 5 स्टार का मतलब इतना तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करके ही जाना है। अब उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आपको बाकी चीजों पे देखनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी में क्या क्या करोगे, असेसमेंट में। असेसमेंट में एक तो देखो, असेसमेंट बहुत वास्ट टॉपिक है, इट इज नॉट पॉसिबल अगर आप सिर्फ असेसमेंट लेके बैठ गए तो उसी में 10 घंटे घुस जाएंगे करके, ठीक है। तो इतना आप नहीं कर सकते। तो आप एक काम करो, असेसमेंट प्रोसीजर में
आप जो है 139(1) है, 139(4) है, 139(5) है, जो रिटर्न वाला सेक्शन देख लो, 139(1) देख के जाना, क्योंकि उसके ऊपर मेरे को लगता है क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें वो है ना कि इलेक्ट्रिसिटी बिल इज मोर देन 1 लाख, यू हैव टू फाइल द रिटर्न, और लाइक इन द करंट अकाउंट डिपॉजिट मोर देन 1 करोड़, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट 50 लाख रुपीज और मोर, लाइक योर फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंसेस मोर देन 2 लाख, यू हैव टू फाइल द रिटर्न। तो गाइज ये वाला आप करके जाना। 133 ए सर्वे कर लेना, 133 बी एंड 132। 133 बी था पावर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, एंड 132 जो है दैट इज रिलेटेड टू द सर्च केसेस, वो एक बार आप रीड करके जाना। सर्च में जो प्रिजम्पशन होती है कि 4 प्रिजम्पशन रहती है, क्या प्रिजम्पशन रहती है रेड में, वो हो सकता है 3-4 मार्क का क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद 147, 148, 148 ए एंड गाइस 142 2A, 142 2A में एक अमेंडमेंट था कि पहले क्या था ना, सिर्फ उसमें पता है स्पेशल ऑडिट था, लेकिन इन्वेंट्री वैल्यूएशन करके आया है, तो वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूड हुआ है, तो वो एक बार आप देख के जाएंगे। तो ये आपके असेसमेंट प्रोसीजर में जो एरिया है जिसको आपको टच करके जाना है, देख के जाना है। उसके बाद डीआरसी वाला टॉपिक है वो आप करके जाइए। डीआरसी में एक क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा थर्ड क्वेश्चन, तो डीआरसी का आप एक बार रीड करना है तो थोड़ा सा आप रीड कर लीजिए, और जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कंपाइलर में वो आप करोगे, आपका काम बन जाएगा। अपील एंड रिवीजन से मुझे ये लगता है नॉर्मली केस लॉ आएगा, जैसे पेप्सी फूड्स करके जो केस लॉ है, तो हो सकता है वो पेप्सी फूड्स वाला केस लॉ ऐसा आ सकता है। तो भैया अपील एंड रिवीजन से नॉर्मली केस लॉ आएगा, आप एक बार जो टॉपिक है उसको गो थ्रू कर दीजिए, कुछ क्वेश्चंस के केस लॉज वगैरह है वो आप देख के चले जाइए। उसके बाद डिडक्शन टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो डिडक्शन में देखो, एक तो ATCCD करना है, उसके बाद ATCCH करना है जो अग्निवीर वाला, हो सकता है कहीं MCQ में पूछ ले, या ATD उसके बाद करना है, दैट इज मेडिक्लेम वाला, ATEA एंड EEB दैट इज आपका हाउसिंग लोन एंड ई व्हीकल वाला लोन है उसका इंटरेस्ट। ATG देखेंगे, ATQQB RRB आपको देख के जाना है, ATJJA तो पक्का देख के जाना है, जा मत आ न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं वो वाला। एंड गाइज ATIAC देख लेना स्टार्टअप वाला, और ATLA देख लेना, इसमें एक अमेंडमेंट था। तो ATLA क्या है कि अगर आप IFSC में लोकेटेड यूनिट है तो 10 ईयर्स तक आपको टैक्स नहीं लगता है, तो ये वाला टॉपिक है वो आपको देख के जाना है। उसके बाद गाइस क्लबिंग एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के सिर्फ क्वेश्चन कर लेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद जो बोर वाला टॉपिक है दैट इज बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग वाला, इसके भी सिर्फ क्वेश्चन कर लेंगे तो चलेगा। पेनल्टीज में नॉर्मली देखो, एक तो 270A वाला पेनल्टी है उसके क्वेश्चन देख लो, तो पेनल्टीज में इसके जो है वो क्वेश्चन देख लो किसके, 270A के। उसके बाद में आपको एक पेनल्टी वो एसएफटी वाला देख के जाना, एसएफटी वाला पेनल्टी। एसएफटी पेनल्टी इज यू नो दैट एसएफटी के लाइक एसएफटी आपको 31 मई तक फाइल करना पड़ता है, नहीं तो वो हर डे का पेनल्टी लगता है 500 रुपीज का, तो दैट यू शुड अंडरस्टैंड, और वो वाला आप देख के जाएंगे। गार के सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिए, जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स है उस टॉपिक के जितने क्वेश्चंस दे रखे वो क्वेश्चंस करके चले जाइए। अब एक बात समझना, इसके बाद वो 3 टॉपिक जो बचे आपके, आपको पता है इंटरनेशनल टैक्सेशन में वो 3 टॉपिक है, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, तो आपका जो मॉडल टैक्स कन्वेंशन है एंड आपका टैक्स ट्रीटी वाला टॉपिक है, एंड उसके साथ साथ आपका एक और टॉपिक है दैट इज द टैक्स ट्रीटी वाला, मॉडल टैक्स कन्वेंशन हो गया, टैक्स ट्रीटी वाला हो गया, और एक टॉपिक है तुम्हारा बैप्स करके, ठीक है। तो वो आपको ओनली क्वेश्चंस करके चले जाएंगे तो भी चलेगा, ओनली क्वेश्चंस है वो ओनली क्वेश्चंस करके चले जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब एक बात समझना, इसके बाद में आपको और क्या करना चाहिए, एग्जाम डे पे जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो सुबह क्या क्या चीजों को देख के जाएंगे। एक तो आप 27 केस लॉज मैंने दे रखे हैं टेलीग्राम पे, जो नाम दे रखे हैं 27 केस लॉज के, प्लीज आप देख के जाइएगा, क्योंकि लोग बोलते हैं केस लॉ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, केस लॉ आएगा एग्जाम में, और एग्जाम में केस लॉ कवर करेगा। देखो 8 मार्क्स के करीब है, वो केस लॉ से कवर होगा ही होगा। अब आप मुझे बोलोगे सर हम तो क्या करेंगे, वो वाला क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ देंगे, बट भैया कभी ऐसा हो गया कि 2 क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ने पड़ गए तो कम से कम अगर आपको केस लॉ में थोड़ा बहुत याद है तो कुछ भी लिख के आओगे तो 8 में से 4 मार्क्स तो आएगा। तो प्लीज आप एक बार आधा घंटा 1 घंटा इन्वेस्ट कर लेना, एंड केस लॉज है वो आप देख के चले जाना। 27 केस लॉज के नाम दे रखे, केस लॉज का कंटेंट कहां दे रखा है, मैंने कॉम्पैक्ट में दे रखा होगा, या न्यू केस लॉ है तो उसके लिए मैंने मेरी वेबसाइट पे vvvirtuals.com पे फ्री रिसोर्सेज में दे रखा है, वहां से देख लीजिए। गाइस आरटीपी आपको मई नवंबर दोनों के लिए करके जाना है, एंड गाइस इट इज अ मस्ट डू। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मई 2024 की आरटीपी में कुछ क्वेश्चंस थे वो एज इट इज आने वाले हैं। मई 24 की जो आरटीपी में कुछ क्वेश्चंस थे वो हो सकता है आपके एग्जाम में एज इट इज आ जाए, आई डोंट नो, मुझे ऐसा थोड़ा इंट्यूशन आ रहा है, तो अगर आ जाए तो प्लीज आप करके जाना। मई वाली आरटीपी तो पक्का करना, नवंबर वाली एक बार नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट मई वाली तो पक्का करके जाना। एमटीपी देखनी है क्या, एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर अगर आपके पास टाइम परमिट करता है तो आप देख के जाइए, नहीं भी देखोगे तो भी एमटीपी में चल जाएगा एक बार, ठीक है। चलिए गाइस, सो बिलीव इन योर सेल्फ, आपको अपने पे भरोसा रखना है एंड अच्छे से आपको एग्जाम में जाके लिखना है। एक बात बताऊं, देखो यार,
आपसे जितना होता था आपने कर लिया, इतने टाइम से पढ़ ही रहे हैं, लास्ट के 6 महीने हो गए। और लाइक जो लोग दो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो अपन 2 साल से पढ़ ही रहे हैं, अपन ने बहुत कुछ किया है, बहुत आपने अपने एफर्ट लगा लिए। अब आपको एग्जाम में जाके वो 3 आवर्स में अपने आप को बड़ा कूल रखना है, अपने आप को बड़ा कंपोज रखना है। अगर आप अपने आप को कूल रखते हैं, कंपोज रखते हैं, और एग्जाम में जाके आप बैठेंगे और एग्जाम देंगे, आप आराम से क्लियर हो जाएंगे। और इस बार का टेक्स्ट का पेपर डिफिकल्ट नहीं है करके, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं आएगा, पेपर मैनेजेबल आएगा करके टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर पेपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता भी है तो आपको अपना दिमाग जो है ना उसको शांत रखना है, थोड़ी देर पानी वानी पी लो, उसके बाद वापस रीड करना चालू करो, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, पैनिक हुए तो समझ लेना कि भाई साहब मार्क्स गए। पैनिक नहीं होना है, आराम से कूल एंड कंपोज, गाना गाते गाते आपको पेपर अटेंड करना है, ठीक है। गाना गाते मतलब अपने आप को ऐसा हल्का रखो करके, एकदम ऐसा फील कराओ करके, ठीक है कि यार ठीक है ना, हो जाएगा, वैसा वाला, उससे शायद थोड़ा ईजी हो जाता है। तो वैसी चीजें आपको करनी है और उसके बाद आपको एग्जाम देना है। सो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से पेपर लिखना। और हम लोग मिलने वाले हैं कब? सीए बनने के बाद। सीए बनने के बाद बस, अभी आप सीए बन गए, फटाफट इस बार एग्जाम दे दो और उसके बाद सीए। तो सीए बनने के बाद हम मिलने वाले हैं मुंबई में, पार्टी करेंगे हम लोग, फेलिसिटेशन इवेंट रखेंगे आपके लिए, पार्टी करेंगे अच्छे से और बहुत सारा धमाल करेंगे। कहीं घूमने भी जाएंगे, सर आपने बोला था हम गोवा जाएंगे एग्जाम के बाद, तो चलो गोवा भी जाएंगे, हम घूमने जाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। बस अपने आप को, ये एग्जाम टाइम जो चल रहा है उसमें अपने आप को अच्छे से व्यवस्थित रखे, बिल्कुल पैनिक क्रिएट ना करे, बिल्कुल स्ट्रेस ना ले, बिल्कुल टेंशन ना ले, सब हो जाएगा करके, ठीक है, डन। सो चलिए आज के लिए इतना बहुत है। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।